जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तैयबा तनवीर एंड यू आर वाचिंग तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स पे हमारी बुक में पूरे का पूरा एक चैप्टर मौजूद है, लेकिन आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सिंपली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का जो लफ्ज़ी मतलब है, केमिकल से देखें तो केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का देखें तो रेट या स्पीड या फिर वो मैकेनिज़्म या फिर वो प्रोसेस या प्रोसीजर जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिस पे हम किसी रिएक्शन का रेट या उसकी स्पीड या उसके केमिकल प्रोसीजर या प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करते हैं। उनमें हो सकता है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट किस तरह से लिखा जा सकता है। फोर्थ पे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, किसी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और मोलिकुलरिटी। इनमें मज़ीद पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। अच्छा, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ये चैप्टर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री वगैरह में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस यही होती है, हमारा यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो सस्ती बने, उसके लिए रॉ मटेरियल्स कम से कम इस्तेमाल हों या सस्ते इस्तेमाल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और जल्दी बने। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम वो तरीके पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं, और वो जो कि जो फैक्टर्स जो हैं उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, उनको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और स्पीड को सही कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को सही कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की जानब। तो सबसे पहले है केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। केमिकल काइनेटिक्स को हम रिएक्शन काइनेटिक के नाम से भी जानते हैं, इसे रिएक्शन काइनेटिक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हमें बताती है। इट कैन बी कंट्रास्टेड विद थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक्स को थर्मोडाइनमिक्स से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। पहले ये कि केमिकल काइनेटिक्स कंसर्न नॉट ओनली हाउ फास्ट द रिएक्शन गेट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हम सिर्फ यही नहीं देखते कि रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, बल्कि ये भी देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पैदा हो रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसर्न्ड अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ एक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि उन प्रोसीजर और मैकेनिज़्म के बारे में भी पढ़ते हैं जिसके थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। सेकेंड पॉइंट है कि इट डज़ नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स है ये रिएक्शन के फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जबकि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये उन सीक्वेंसेस और उन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में देते हैं, और फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए के दौरान हो रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि इट डज़ नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथवे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, यानी कि ये नहीं बताता कि इनिशियली रिएक्टेंट कैसे थे, कितने थे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कितनी थी, या फिर फाइनली प्रोडक्ट कितनी बनी, यानी ये
इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स एक्सट्रीम्स के बारे में कुछ नहीं बताती थर्मोडायनेमिक्स, जबकि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये इस सब सीक्वेंसेस के बारे में बताती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पे फोकस करते हैं, जबकि केमिकल काइनेटिक्स में हम इसके सारे के सारे पाथवे पे फोकस कर रहे होते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और कौन कौन सी इसमें तब्दीलियां आ रही हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं और कैसे रेट को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, इस सारे को पढ़ते हैं इसमें। दूसरा आगे है हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, किस तरह से किस किस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। तो इन 1864 पी वैग एंड सी गोल्डबर्ग, पी वैग और सी गोल्डबर्ग ने जो है इसकी डेवलपमेंट के बारे में काम किया, इसकी डेवलपमेंट पे काम किया और उन्होंने लॉ ऑफ मैस एक्शन दिया। लॉ ऑफ मैस एक्शन थर्मोडायनेमिक्स में और केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिस पे रेट केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ लिखे जाते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो गोल्डबर्ग और पी वैग ने 1864 में दिया। इसके बाद 1884 में वांट हॉफ ने केमिकल डायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया और इसने अपने जो है ऑब्जर्वेशन वगैरह, मतलब अपनी स्टडी को अपने जो इसने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए इसने दूसरों तक पहुंचाया। इसके बाद वांट हॉफ के बाद जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके वांट हॉफ के बाद केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें हम रिएक्शन रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने लगे। पहले सिर्फ ये मैकेनिज्म या प्रोसीजर के बारे में स्टडी थी। वांट हॉफ ने इसके बारे में न्यू आइडियाज़ दिए। हाँ जी, तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स के पर्पसेस के बारे में बात करते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते क्यों हैं, इसके क्या मकसद हैं। ठीक है, तो चलते हैं। एम्स ऑफ स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स आर टू डिटरमिन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। वही बात आ गई दोबारा से कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन जो आप करवा रहे हैं या जो रिएक्टेंट्स को आप प्रोडक्ट में चेंज करवा रहे हैं उन पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं या वो प्रोडक्ट जो बन रही है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये इसमें हम पढ़ते हैं, ये इसका एक मकसद है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का कि उसमें हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरा पर्पज़ इसका ये है कि टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। इस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। अब आगे है कि केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ ली, इसके पर्पज़ के बारे में भी देख लिया, स्टडी हिस्ट्री को भी स्टडी कर लिया सारा कुछ। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ में हम इसके एप्लीकेशन कहाँ पे देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोई कुछ स्टडी करें तो आप उसके अपने सराउंडिंग्स में कुछ एग्जांपल्स ढूंढना शुरू करते हैं। तो इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स की भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जब आप अपनी जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। हम खुराक क्यों खाते हैं, क्वेश्चन ये है कि हम खुराक क्यों खाते हैं। तो इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं कि हम खुराक एनर्जी हासिल करने के लिए खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारे काम करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और खुराक से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी लेने के लिए हम खुराक खाते हैं, कोई फूड खाते हैं। अब उस खुराक से हम किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे देखें कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं उसे रिस्पिरेशन कहते हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपीज़ की फॉर्म में, तो इसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ये एक केमिकल काइनेटिक्स की एग्जांपल है। अब वो
रिस्पिरेशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसे एरोबिक कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन के बगैर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसे एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन के बगैर रिस्पिरेशन क्या करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है हमारी बॉडी को, वो ये है कि सम टाइम हमारी बॉडी सेल जो हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन की कमी जो है ये ऑक्सीजन की कमी जो है इससे लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होता है और एज अ रिज़ल्ट हमारा मसल क्रैम्प्स हो जाता है। तो बॉडी सेल जो है वो रिस्पिरेशन के लिए एरोबिक मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस मेथड में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इस मेथड में भी जो एनर्जी हमें मिलती है वो एटीपीज़ की फॉर्म में मिलती है, और उसे हम रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, अपने मुख्तलिफ बॉडी वर्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस केमिकल काइनेटिक्स की एक एग्जांपल है जो ह्यूमन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा जानदारों में होती हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अब एक पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी पौधों का खुराक बनाने का प्रोसेस जो है उसमें भी इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस मीन्स कि लाइट की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके पौधों का ग्लूकोज बनाना जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये प्रोसेस जो है ये भी इसको स्टडी करने के लिए भी हमें केमिकल काइनेटिक्स के रूल्स पढ़ना पड़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना पड़ती है। ये भी केमिकल काइनेटिक्स की एक एग्ज़ाम्पल है, एक एप्लीकेशन है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, मुख्तलिफ हमने घरों में देखी लोहे की चीज़ें होती हैं हमारे घरों में और उनको ज़ंग लग जाता है। ये जो ज़ंग लग जाता है ये क्यों लगता है, किन चीज़ों की वजह से लगता है, किन फैक्टर्स की वजह से, जब हम ये स्टडी करते हैं तो एक्चुअल में हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे होते हैं। ये भी केमिकल काइनेटिक्स की एक एग्ज़ाम्पल है, एक एप्लीकेशन है। जब जो है आयरन है उसको आपने कोटिंग नहीं की हुई, ऐसे ही हवा में खुला छोड़ा हुआ है, तो मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसकी वजह से, या पानी आ गया उसके करीब लोहे के, तो इसकी वजह से ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। आयरन के साथ जब हवा की ऑक्सीजन मिलती है और साथ वाटर मिलता है तो Fe2O3 और .X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि इसको हम ज़ंग कहते हैं। ये ज़ंग का फार्मूला है, तो ये ज़ंग लग जाता है इसकी डिसइंटीग्रेशन की तरफ, जो कि आयरन को लेके जाता है, जिसकी वजह से आयरन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन अगेन केमिकल काइनेटिक्स की एक एप्लीकेशन है। हाँ जी, तो आज सारे लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स की एग्जांपल्स या एप्लीकेशन क्या है, इसको पढ़ने के पर्पसेस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ हम पढ़ा था हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केमिकल रिएक्शन और रेट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और रिएक्शन रेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।